Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. I am Pragati and we are back with our question paper discussions. We had already discussed about 2019 question paper and 2018 question paper. उसमें हमने दोनों पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस किया है, जिसमें पार्ट 1 जो कि 2 मार्क्स के होते हैं 10 क्वेश्चंस, और जो पार्ट 2 है जिसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। वो हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। 2019 हो चुका, 2018 हो चुका, अब हम स्टार्ट करेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर के साथ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके साथ में एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है जो कि अबाउट द इक्विलिब्रियम इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर से चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 साल जो 2019 का क्वेश्चन पेपर एंड 18 का पेपर जो हमने सॉल्व किया, उसमें हमने देखा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दोनों बार पूछे गए हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इसके साथ साथ जब जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई एम कमिंग थ्रू अ क्वेश्चन विच इज़ रिपीटेड और इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। एक और वीडियो जो कि आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि आप आईएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, आपका टेंटेटिव डेट्स एक निकल चुके हैं और आपका एग्ज़ाम कभी भी स्टार्ट हो सकता है। सो आप प्रिपरेशन ऑफ कोर्स सबका स्टार्ट हो ही गया होगा, एंड आपको एक कैसा प्रिपरेशन बना के आपको चलना है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में एक वीडियो में अपलोड करके रखा है, और वो वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो ज़रूर से देख लीजिएगा। साथ में ऑल द सिलेबस दैट हैव बीन गिवन बाय आईएससी, जो रिड्यूस्ड सिलेबस आप लोग का दिया हुआ है, वो भी डिस्कस किया गया है, जिसमें इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और अकाउंट्स तीनों के क्वेश्चन पेपर सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो मेक श्योर करिए कि आप सिलेबस को एकदम अच्छे से फॉलो करें, बिकॉज इन लोग सिलेबस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, एंड सो शुड यू। एंड सिलेबस के साथ साथ पढ़िए, तो ये आपके लिए वो वाला वीडियो भी है जिसमें मैंने पूरा सिलेबस को अच्छे से लाइन वाइज पढ़ के आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया है। सो वो वीडियो भी ज़रूर से देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क एंड प्लीड यू ऑल कि आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट अपडेट्स मेरे वीडियो पे मिलते रहें। और अगर आप लोगों ने अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ में। सो वी आर गोइंग टू डू आईएससी इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 सॉल्व्ड फॉर class 12. So basically we are going to do here इसमें बता दिया गया है कि मार्क्स 80 है एंड टाइम अलाउड इज 3 hours, वी नो दिस, एंड 15 मिनट पहले दिए जाते हैं, ये सब हमको पता है। अब हम करते हैं पार्ट 1 दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। Answer all questions and you have to answer all of the questions. Question number 1 says, what is meant by ex ante demand and ex post demand? So what's ex ante and ex post demand? The answer, ex ante and ex post demand. Ex ante demand refers to the number of goods that consumers are willing to buy during a particular period of time. It is planned or desired amount of demand. और ex post demand होता है, on the other hand, refers to the amount of goods that the consumer actually purchased during a specific period. It is the number of goods actually bought. The number of goods actually bought is not same as the amount that the consumer desire to purchase. एक होता है कि आप खरीदना चाहते हो और एक होता है कि आप खरीद चुके हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। चाहते हम बहुत कुछ है। आज अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक लिस्ट बनाओ ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, यू विल हैव 10,000 थिंग्स टू राइट, बट हाउ मेनी कैन यू रियली बाय? उसमें आते आते लिस्ट बहुत शॉर्ट हो जाएगा और वो शायद 1-2 में आ जाएगा कि 1-2 चीज़ है जो हम शायद अभी अपने मेहनत से खरीद सकते हैं। Okay, so that's ex post demand, and ex ante is all the things that you desire to, ex post is all that you actually bought, and ex ante is that you are willing to purchase, that you want or you are willing to purchase. If the commodity is not available in adequate command, the quantity actually purchased will be less than the quantity than the consumer desire to purchase. Thus, consumer may end up buying more or lesser quantity of goods that they had planned to buy.
सो दिस इज अबाउट एक्स पोस्ट एंड एक्स एंड डिमांड. इतना भी नहीं, आप अगर उसके बारे में थोड़ा सा लिख कर कोई एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करते हो तो भी यू आर गेटिंग 2 marks because it's just for 2 marks. What is short run production function? Explain how short run production function is different from the long run production function. Okay, so short run is a period of time when production can be increased only by increasing the variable factors. तो short run क्या होता है? जब सिर्फ हम variable factors को हम लोग चेंज कर सकते हैं बट फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहता है. शॉर्ट रन मतलब क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब काफ़ी छोटे टाइम के लिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन. और इस टाइम पे क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग कैसे, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सिर्फ उसका वेरिएबल फैक्टर्स चेंज करके या इंक्रीज करके, बट फिक्स फैक्टर क्या होता है? कॉन्स्टेंट रहता है. When one factor is a fixed factor and the other is a variable factor, production function may be specified as under. इसमें क्या हो जाता है? QX is quantity is the function of labor and capital, जिसमें labor क्या है? वेरिएबल फैक्टर लिया गया एंड कैपिटल क्या है? फिक्स फैक्टर लिया गया है. अब डिफरेंस क्या हो जाएगा फिक्स शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में? कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, while the long run production function is a constant proportions type production function. And short run production function exhibits constant scale of output, while long run production function exhibits change in the scale of output. Next question says explain one main features of each, that is monopsony market और monopoly market, दोनों का एक एक फीचर्स आपको बताना है. तो मोनोपोली और मोनोप्सोनी क्या होता है? अगर आपको पता है कि मोनोपोली और मोनोप्सोनी क्या होता है तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. बहुत ईजी है. मोनोपोली हो गया कि वन सेलर मेनी बायर, एंड मोनोप्सोनी हो गया वन बायर many seller. So single buyer monopsony is a market structure where there is only one buyer of a commodity, service or input. It is a case of only one firm purchasing the entire product or factor service. और सिंगल सेलर मतलब होता है मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर कॉल्ड मोनोपोलिस्ट ऑफ अ कमोडिटी. इट इज a case of one firm or producer controlling the supply of the product. Since there is only one seller, any change in the amount of output produced by the monopolist would have significant influence over the market. इतना if you want you can write, जितना भी आपको मोनोपोली और मोनोप्सोनी के बारे में पता है ज़रूर से लिख दीजिए, बट बेसिक इज कि इसका एक एक फीचर्स आपको लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. How is the elasticity of supply different from supply of a commodity? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे डिफरेंट है सप्लाई ऑफ अ कोमोडिटी से? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कोमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. और ऑन द अदर हैंड elasticity of supply measures degree of responsiveness of a quantity supplied of a commodity to a change in its price. इसका मतलब क्या? सप्लाई बेसिकली है कि एक गिवन प्राइस है, उस पर आप सेलर कितना बेचना चाहता है. एज इन कि अगर इसको मैं बहुत इजी टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो इट्स लाइक अगर कोई चीज़ का प्राइस सेट किया गया है 20 रुपये में, ओके, तो अगर उसका प्राइस पहले 10 रुपये था तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा? जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा, जो सेलर है या प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा कि मैं कम बेचूं, क्योंकि 10 रुपये में बेच रहा है तो उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा. तो जैसे ही उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, 20 रुपीज़ हो जाता है, ही इज़ रेडी टू सप्लाई मोर. अंडरस्टूड? तो इसको बोलते हैं सप्लाई. एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिवनेस मतलब कि एक चीज़ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है टू अ पर्टिकुलर चेंज. ठीक है, एक चीज़ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है टू अ पर्टिकुलर चेंज. नाउ व्हाट इज दैट चेंज? कि सपोज प्राइस में जो ये चेंज आ रहा है, इसके वजह से सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई पे क्या चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन इट्स प्राइस. नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स क्या है? Okay, direct tax refers to taxes that are imposed on property and income of individuals and companies and are directly paid by them to the government. So we know कि direct taxes जो हम लोग इंडिविजुअल पे या प्रॉपर्टी पे या कंपनी पे जो लगता है टैक्स,
वो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। इसके बारे में आपको जितना पता हो ज़रूर से लिखिएगा। सबसे पहले कि इसमें पांच टाइप्स ऑफ इनकम आता, 5 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इनकम्स लगते हैं। दे आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज। द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स and actual burden of the tax lie on the same person, that is, its burden cannot be shifted to others. They directly affect the income level and purchasing power of people and help them to change the level of aggregate demand in the economy. एग्जाम्पल क्या है, क्या टाइप के होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस? इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन्स टैक्स एक्सेट्रा. सो these are what? These are the yes, so these are the direct tax. और direct tax के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. Give 2 differences between a time deposit and demand deposit. Time deposit and demand deposit क्या होता है, इसके बारे में लिखना है. So demand deposits can be withdrawn at any time, whereas the time deposits can be withdrawn only after the expiry of a specific period. And there is no interest rate on demand deposits, whereas the time deposits carry a higher interest rate. Demand deposits are checkable and can be withdrawn through checks, whereas time deposits are not checkable. Clear? Next question दिया है, explain with the help of a diagram, explain with the help of an example the problem of double counting while calculating national income. ये भी national income का बहुत important एक question है कि national income में double counting वाला जो problem है ये क्या है. ये बेसिकली है कि to calculate national income, overall value of goods and services produced by the country is taken into account. However, this method suffers from double counting since the output of a production unit can be the input for another unit. It leads to double counting of a single variable. Only final goods are included when measuring national income. If intermediate goods were included too, this would lead to double counting. इसमें अब क्या होता है कि आप लोग डबल बार काउंट कर लेते हो एक ही चीज़ को. सपोज करो कि I take an example of a bread. ओके, वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेड मैंने देखा कि ब्रेड को बनाते टाइम मैंने ब्रेड का फुल, जब ब्रेड बन चुका तो मैंने उसका वैल्यू ले लिया कि पूरे ब्रेड बनाने में मेरे को 10 रुपये लगे. अब आगे जो कुछ और अगर ब्रेड का आइटम बनता है, अगर कुछ और आगे कोई ब्रेड को रॉ मटेरियल की तरह नेक्स्ट पर्सन खरीद के उससे कुछ और प्रोड्यूस करता है ब्रेड की हेल्प से, तो वो तो ब्रेड का प्राइस वापस से इंक्लूड करेगा ना अपने गुड में. तो ये क्या हो गया, नेशनल इनकम 2 बार काउंट हो गया. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग. द वैल्यू ऑफ द टायर्स वुड बी काउंटेड वंस व्हेन दे आर सोल्ड टू द कार मैन्युफैक्चरर एंड अगेन व्हेन द कार इज सोल्ड टू द कंज्यूमर. तो क्या बोल रहे हैं कि जब आप कार बनाते हो तो उसमें टायर्स लगाते हो, टायर्स कहीं और बन रहा है, तो जब टायर्स कहीं और बन रहा है यहाँ पे आप कार बनाते हो. ठीक है, यहाँ पे कोई एक जन है जो टायर बनाता है. नाउ द पर्सन हु मेक्स टायर, वो टायर का प्राइस इंक्लूड किया है, टायर को बनाने में उसको जितने रुपए लगे उसने बताया. अब जब वो कार वाले को बेच रहा है तो वो टायर का प्राइस अपना जो लगा, वो जो प्रोडक्शन अमाउंट लगा उसका, वो उसको बता दिया एंड ही इज सेलिंग इट दैट इन दैट अमाउंट. नाउ व्हेन दिस पर्सन इज मेकिंग द कार, तब ये टायर लगाया उसमें और उसमें उसने क्या किया, टायर का अमाउंट भी ऐड कर दिया. सो दिस इज वाई एक बार टायर का जो प्राइस लगा वो दूसरे बार भी वापस टायर का प्राइस ऐड हुआ है. सो ये जो 2 बार टायर का प्राइस ऐड हुआ है बिफोर वी आर सेलिंग इट टू द कंज्यूमर, तो इसको बोलते हैं double counting of the national income. Clear? Next question. Let's move on to next question. Here it is. Give a reason for each of the following. The demand for good increase when the income of a consumer increases and X and Y are substitute goods. A rise in the price of X results in the rightward shift of the demand curve of Y. तो ये क्या है, इसका आंसर कैसे लिखना है, मतलब आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है. सबसे पहला है कि द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिटरमाइंस द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर. मतलब आपका जब इनकम बढ़ेगा तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हो. पहले अगर सपोज करो कि मेरा सैलरी है 5,000 रुपीज़,
ठीक है, विद दैट 5,000 रुपीज़ एवरीबडी इन माई फैमिली हैज़ टू हैव फूड. तो मैं बहुत बेसिक चीज़ अपने लाइफ में अफोर्ड कर पाती थी, नॉर्मल आटा दाल चावल सब्जी, दैट्स इट. देयर वर नो आइटम्स, एक्स्ट्रा आइटम्स लाइक इफ एवर आई वांट टू हैव चिप्स और मैगी और एनी सच एक्स्ट्रा चीज़ की मेरे को जंक फूड खाने का मन हो रहा है, कि मेरे को बाहर से कुछ होटल जाने का मन हो रहा है, आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट थिंग बिकॉज माई सैलरी इज़ ओनली 5,000 रुपीज़. Now my salary has suddenly increased to 25,000 rupees. क्या होगा, मेरा डिमांड फॉर गुड्स विल इंक्रीज. अभी भी मैं क्या सिर्फ आटा दाल चावल सब्जी तक ही लिमिट रहूँगी? नहीं. नाउ दैट आई कैन अफोर्ड सो मैनी थिंग्स, आई विल डेफिनेटली परचेज एंड डिमांड फॉर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो यही बोल रहा है कि द इनकम ऑफ कंज्यूमर डिटरमाइंस द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. ठीक है, द डिमांड फॉर गुड इंक्रीजेज व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज. तो डिमांड इंक्रीज होता है कब? जब इनकम भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज परचेजिंग पावर अब बढ़ गया है, मेरे खरीदने का जो क्षमता है वो अब बढ़ चुका है. नाउ ही हैज़ मोर इनकम टू स्पेंड ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बोल रहा है एक्स एंड वाई क्या है? सब्सटीट्यूट गुड्स है. जैसे कि टी एंड कॉफ़ी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन एवर टेक फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स, की टी एंड कॉफ़ी है. और यहाँ पे बोल रहा है कि राइज इन प्राइस ऑफ एक्स, मतलब अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है, अगर मैंने यहाँ पे ओके लेट मी टेक एक्स को मैंने ले लिया है टी, ओके टी चाय, एंड मैंने वाई को ले लिया है कॉफ़ी. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि चाय का जो कॉफ़ी का जो प्राइस है वो नहीं, सॉरी, टी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है. टी का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. सो दे आर सेइंग कि इन अ rightward shift of the demand curve of Y, because substitute goods are those which satisfy the same type of need and hence can be used in place of one another to the satisfy the given want. तो इसमें क्या बोल रहा है? जब टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोग क्या किए? लोग शिफ्ट कर गए कॉफ़ी पे. तो एज सुन एज पीपल शिफ्टेड टू कॉफ़ी, नाउ पीपल आर नॉट बाइंग टी बट दे आर एक्चुअली बाइंग कॉफ़ी. तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉफ़ी का सेल इंक्रीज हो गया. तो कॉफ़ी का सेल इंक्रीज हो जाना मतलब कॉफ़ी का डिमांड अब बढ़ चुका है, लोग कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. सो नाउ दैट पीपल आर प्रेफरिंग कॉफ़ी मोर, देयर इज़ अ, जब डिमांड कर्व इंक्रीज होता है तो देयर इज़ अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. सो हेंस देयर विल बी अ डिमांड, जब x का प्राइस इंक्रीज होगा तो y के डिमांड कर्व में क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट आएगा. सो दैट इज व्हाट दे हैड आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन बेसिकली. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आपको क्या करना है? डिफरेंस लिखना है. सो फर्स्ट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स अवेलेबल ऑफ विजिबल आइटम्स. इट इज एन, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट. बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि आपको डिफरेंस लिखना है. डिफरेंस क्या आता है बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो कि आप देख सकते हो. और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all economic transactions between residents of the country and the rest of the world in a given period of time. तो एक पीरियड ऑफ टाइम पर जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटवीन द रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द कंट्री में, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है. ये एक ऐसा है जहाँ पे आप सिर्फ रिकॉर्ड करते हो ऑल द अमाउंट जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में आया है, और उसका डिफरेंस चेक करते हो कि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है या इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है. बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स. कुछ भी हो सकता है. विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, कुछ भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है. पर बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स, ऐसा जो आप देख सकते हो. It does not, balance of trade, it does not record any transactions of capital nature, और ये it records all transactions of capital nature. Okay, last जो 10 number question है, it says I guess कि explain about the MC curve. MC curve के बारे में बताना है. हाँ, explain the shape of the MC curve. So how does MC curve, that is marginal
कॉस्ट का कर्व कैसा दिखता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. सो बेसिकली इट्स यू शेप. Marginal cost curve is U-shaped. As output increases, marginal cost curve slopes downward. Output जैसे जैसे increase होता जा रहा है, यहाँ पे देखिए, ये पहले जब output यहाँ पे था तब यहाँ पे क्या था, ज़्यादा, सी द डिफरेंस, द डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा है. अब जैसे जैसे आप शिफ्ट हो रहे हो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है. ये सी यहाँ पे क्या है, और भी कम है. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि एज आउटपुट इंक्रीजेज, आउटपुट बढ़ रहा है. ये आउटपुट इतना था पहले तो ये लाइन लंबा था. अब आउटपुट यहाँ तक आ गया तो ये लाइन थोड़ा छोटा हो गया. अब आउटपुट और बड़ा हो गया तो ये और छोटा हो गया. राइट. सो कॉस्ट कम होता चला जा रहा है जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. रीचेज द मैक्सिमम पॉइंट एट ए. अब ये मैक्सिमम पॉइंट है ए, यहाँ तक ये मिनिमम सबसे नीचे जाएगा. मतलब कॉस्ट इतना कम कर सकते हो अगर तुम अपना आउटपुट इतना बढ़ा लिए तो. ठीक है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. द एंड देन स्टार्ट स्लोपिंग अपवर्ड बियॉन्ड द ओ क्यू लेवल. इसके बाद में क्या होता है, कर्व खर्चा बढ़ जाएगा आपका अगर आप आउटपुट इंक्रीज करें तो. एक लेवल तक, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ तक अगर आप मैक्सिमम उतना प्रोड्यूस करते हो, उतना खर्चा करते हो तो आपका खर्चा, इतना प्रोड्यूस करते हो तो आपका खर्चा सबसे ज़्यादा कम लगेगा. तो वो है पॉइंट ए. इसके बाद में वो वापस से राइज होना चालू कर देगा. ऐसे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा. द यू शेप ऑफ MC कर्व इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, कीपिंग द, हाँ, अगर वेरिएबल फैक्टर्स को आप अगर एम्प्लॉय करते जाओगे तो एक टाइम तक वो increase होगा at an increasing rate and then it will decrease at a decreasing rate. It is negatively sloped in the initial stage of production due to increasing returns to the variable factor and is positively sloped thereafter due to decreasing returns to variable factor. This is what our law of variable proportions explains us. Okay, so that's it for part 1 of 2017 question paper. We have discussed all the questions and अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या आपके कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में डाउट हो रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में तो ज़रूर से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछें and I will definitely make a video on it. I have already made 2 videos on the doubts that I had received, so I will definitely help out each and everyone who comments there with the hope कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. I am here to help you anytime. So thank you so very much and bye bye. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. बाय.